The Teacher's Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 168 में आपका स्वागत है। और आज 168वें एपिसोड में हमारे साथ इस वक्त कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के डीएसबी कैंपस के संगीत विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रवि जोशी जी लाइव है। तो मित्रों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज सदाशिव भगवान शंकर का बहुत बड़ा पर्व है जिसे हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में शिवरात्रि के नाम से मनाते हैं। तो हम शिवरात्रि पर भी कुछ खास सुनेंगे हमारे आज के मेहमान से। और आज के मेहमान हमारे बहुत ही युवा हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं, और सबसे बड़ी बात कि इतने पैशन से वो संगीत की आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि आप खुद थोड़ी देर में देखेंगे उनका काम और उनकी कला का एक खूबसूरत सा आज नमूना हम देखेंगे। तो हम स्वागत करेंगे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर रवि जोशी का। स्वागत है जोशी सर आपका बहुत बहुत द टीचर शो में। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत भट्ट जी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी पूरी टीम, विशेषकर आपको और हेमंत बिष्ट जी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं कि आपने अपने इतने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे अपना थोड़ा कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया। मैं भी आपका हृदय से आभारी हूं। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और हमारे साथ इस शो के को होस्ट मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, जो कि मिर्ची बाबा के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, इस वक्त ऋषिकेश से लाइव होंगे संभवतः, या मुंडनेश्वर से होंगे। बहुगुणा सर, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, ऋषिकेश में हूँ आज जी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषिकेश से। शिवरात्रि की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ संभवतः आदरणीय हेमंत बिष्ट सर होंगे, जो स्पेशल होस्ट होते हैं हमारे शो में, और विशेषज्ञ के रूप में गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक CCRT नई दिल्ली से हमारे साथ रहते हैं अक्सर। तो अपनी व्यस्तताओं के बीच से वो लोग समय निकालेंगे, ऐसी हमें पूरी आशा है। तो मित्रों, जैसा हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि हम एक सवाल आपसे पूछते हैं और जिसका सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा इनाम में दिया जाता है। लेकिन अभी वो सवाल आदरणीय गिरीश जोशी सर ने हमारे पास नहीं भेजा है, तो जैसे ही वो सवाल आएगा हम आपसे पूछेंगे। लेकिन उसके बाद हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं। सवाल के आने से पहले हमारे शो की परंपरा है कि हमारे जो मेहमान हैं उनका बायोडाटा, पूरा परिचय हम विस्तार से अपने दर्शकों को फेसबुक के माध्यम से शेयर करते हैं, और मैंने आज भी किया था। तो मेरा भी प्रणाम आपको बहुत बहुत। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रवि जोशी जी से कि वो अपनी अब तक की जो यात्रा है, उनकी बचपन से अब तक की शिक्षा की, कला की, संगीत की, कैसे इस फील्ड में आना हुआ,
और वो सारी घटनाएं और उनमें कुछ खास घटनाएं अगर आप बताना चाहें तो आपका स्वागत है सर अपने परिचय के साथ। जी बिल्कुल। अ, मेरा नाम रवि जोशी है और मैं मूलतः नैनीताल में मेरा जन्म हुआ और मेरे घर में संगीत का मुझे बचपन से माहौल मैंने देखा, क्योंकि हमारे वहाँ जो पहाड़ की एक सुदृढ़ परंपरा है होली गायन की, उसके बड़े बड़े दिग्गजों को मुझे मेरे घर पे सुनने का मुझे मौका मिला, जिसमें पुराने बुजुर्ग को लोगों को भी मैंने बहुत सुना और पूरा होली का एक पीक टाइम का मैंने एंजॉय किया अपने बचपन में। तो थोड़े बहुत घर से संस्कार संगीत के मुझे मिले। मेरे पिताजी श्री मोहनचंद जोशी जी, वो स्वयं एक अच्छे होली गायक हैं और मेरे चाचा जी श्री जगमोहन जोशी, वो एक बहुत अच्छे संगीतकार हैं, तबले के जानकार हैं। तो घर से मुझे ये संस्कार में ही मिला और धीरे 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 मेरी रुचि इसको करियर बनाने की तरह गई, मेरी इस तरफ को रुचि हुई। तो ये मेरे इत्तेफाक से मेरी एक बेसिक तालीम होने के बाद यहाँ श्री अरबिंदो आश्रम में पंडित कुमार गंधर्व जी और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बड़ा नाम है, उनके एक सीनियर स्टूडेंट पंडित नलिन ढोलकिया जी को मुझे मेरा सौभाग्य है, मुझे उनका कई वर्षों तक सानिध्य रहा और संगीत का असली मतलब और उसकी असली गहराई बतलाने में गुरुजी पंडित ढोलकिया जी का बहुत ज़्यादा योगदान मैं मानता हूँ और उनके आशीर्वाद से ही आज हम लोग जहाँ पे हैं, थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, वो उन्हीं का आशीर्वाद है। तो गुरुजी से तालीम चलती रही। इस दौरान मुझे ऐसा लगा कि उच्च शिक्षा के लिए मुझे नैनीताल से बाहर जाना चाहिए संगीत की उच्च शिक्षा लेने के लिए। तो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए में एडमिशन लिया और सन 2000 में गोल्ड मेडलिस्ट होके मैंने वहाँ से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करी। साथ साथ मैंने एमफिल भी किया और दिल्ली आने के साथ ही साथ, क्योंकि मेरी तालीम के प्रति गुरुजी बहुत पर्टिकुलर थे कि दिल्ली में भी तालीम नहीं छूटनी चाहिए, तो इत्तेफाक से और मेरा अच्छा भाग्य है कि कुमार गंधर्व जी की ही गायन शैली की परंपरा के उत्कृष्ट गायक और गांधर्व महाविद्यालय दिल्ली के प्रिंसिपल पंडित मधुप मुदगल, पद्मश्री पंडित मधुप मुदगल जी का मुझे और हायर ट्रेनिंग उनके अंडर मुझे मिली। बीच में कुमार जी के खुद के उनके जो सुपुत्र हैं पंडित मुकुल सुपुत्र, उनका इत्तेफाक से नैनीताल आना हुआ। वो तो रमता जोगी जैसा स्वभाव है उनका, वो आज यहाँ होते हैं और कल वो कहाँ मिलेंगे उनका कोई पता नहीं। इत्तेफाक से करीब महीने भर उनका बहुत सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और मतलब सीखने का क्रम जारी है, जो कि आज तक भी मेरी शिक्षा गुरुजी ढोलकिया जी के माध्यम से, या मैं जब दिल्ली जाता हूं तो मधुप मुदगल जी, पंडित जी मधुप मुदगल जी से मेरी शिक्षा अभी भी चल रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप भाग्यशाली हैं कि आपको इतने बड़े बड़े गुरुओं का सानिध्य मिला। और आपने एक नाम बीच में लिया, जगमोहन जोशी। अगर मैं सही हूं तो क्या ये वही जगमोहन जोशी हैं जो मंटू के नाम से जाने जाते हैं और युगमंच के साथ काम करते हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना, वो मंटू के नाम से भी जाने जाते हैं और हम लोग उनको मंचा कहते हैं। अच्छा, जी तो जी जी। इवन थर्ड जनरेशन जो मेरे बच्चे हैं वो भी उनको मंचा ही बोलते हैं। उनका बिल्कुल प्रसिद्ध नाम है। और अभी आज दिन में सर, मैं अपने दर्शकों को एक बात जरूर आपके बारे में बताना चाहूँगा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। आज दिन में जब हम शो की तैयारी कर रहे थे तो मैं दर्शकों मैंने थोड़ा सा जोशी सर को कष्ट दिया कि आप एक बार आएँ, और हमने बातचीत की थोड़ा कि शाम का क्रम क्या रहेगा। और मैं सच बता रहा हूँ, आज 168वां एपिसोड है और आज महाशिवरात्रि का दिन है। मैंने इतना प्रोफेशनलिज्म बहुत कम लोगों में देखा इस शो में। हमारे शो में एक से बढ़कर एक कलाकार आए, एक से बढ़कर एक शिक्षक आए, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म, जो तैयारी
जो एनर्जी जो आप में मुझे दिखी सर आज सुबह से, मैं धन्य हो गया। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और हेमंदा का दिन में फ़ोन आया, हेमंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव हो रहे हैं हेमंदा। हेमंदा का फ़ोन आया कि आज का शो सबसे अच्छा होने वाला है, आज तक के जितने भी शो थे। हेमंदा, स्वागत है आपका। हेमंत, अरे वाह हेमंदा, प्रणाम। डॉक्टर साहब स्वागत। तो हेमंदा तो अभी रुद्रपुर में है इत्तेफाक से, तो इसलिए नैनीताल से आज नहीं जुड़े हैं। हेमंदा का स्वागत है। हेमंदा जुड़ गए। मैं जरा कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। जी हमको कलाकार जो भी है, हम उसमें जैसे मंचा का मैं योगदान मानता हूँ कि मंचा तो हमारे घर के ही हुए। तो हम जो कलाकार में थोड़ी विटीनेस होनी चाहिए, थोड़ा एक मतलब जिसको कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के हाव भाव से वो कैसे पकड़ लेता है चीजों को, इन बहुत बारीक चीजों का को सिखाना बचपन से हेमंदा का भी बहुत बड़ा योगदान है। और अब आगे हेमंदा बताएंगे, फिर हमारे वो स्वांग के विषय वाले किस्से भी जरा बताएंगे। बिल्कुल 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 आज बातचीत है। जी। तो मैं तो हेमंदा सर, का बहुत ही वो मानता हूँ, बचपन से ही बहुत ही योगदान मानता हूँ अपने। जी बिल्कुल अरे बिल्कुल। हेमंदा ने हम जैसे हजारों लाखों विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया है, उनका मार्गदर्शन किया है। उनमें से मैं भी एक हूँ सर, जो हेमंदा का मुरीद हूँ, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और हजारों लाखों लोग हैं देश में, दुनिया में उनके प्रशंसक, जो उनकी आवाज़ के, उनके एंकरिंग के, उनके लेखन बिल्कुल। के मुरीद हैं। तो अब जी हम सर, जैसे कि आज शिवरात्रि है और बहुत बड़ा दिन है, अगर हम पूरे देश दुनिया के संदर्भ में बात करें, तो हम चाहेंगे जी। कि थोड़ा संगीत में शुरुआत सर भगवान शिव की स्तुति के साथ हो जाए, तो आनंद आ जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा। ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी बीच में मेरा एक थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मैं बैठ नहीं पा रहा था संगीत करने के लिए। तो अगर थोड़ी बहुत कुछ त्रुटियां होंगी तो आप मुझे क्षमा करेंगे कृपया। तो मैं सोच रहा था कि राग शंकरा में भगवान शिव शंकर की एक बंदिश है, पंडित कुमार जी की रचना है, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तबला बजाना जरा। हेलो। आवाज आपको ठीक आ रही है? हारमोनियम तबला बजना जरा, तबला बजाना। ठीक आ रही है? चलो। ना आ रे है ना ना है ना रे हाँ सिर पे धरी गंगा, सिर पे धरी गंगा, गंगा सिर पे धरी गंगा, गंगा सिर पे धरी गंगा, कमर मृग छाला सिर पे धरी गंगा, गंग सिर पे धरी गंगा, गंगा सिर पे धरी गंगा, कमर मृग छाला मुंड की गरमाल, हथेली सूल साजे सिर पे धरी गंगा,
गंगा गंगा सिर पे धरी 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 गंगा कमर मृग छाला मुंडकी गलमाल हथेली सूल साजे सिर पे धरी गंगा पीना के माँ ज्ञानी पीना के माँ ज्ञानी ज्ञानी पीना के माँ ज्ञानी 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 तेना की माँ ज्ञानी अजब रूप धरे पीना की माँ ज्ञानी अजब रूप धरे डोलत डोलाए डमरू डम बाजे सिर पे धरी गंगा गंगा सिर पे धरी 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 गंगा। वाह, बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब, क्या बात है सर। धन्यवाद। हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हैं। महेंद्र ध्यानी जी हैं जो बहुत अच्छे उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, शो में भी आए थे, वो कह रहे हैं वाह क्या बात है। महेंद्र ध्यानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद नेमा जी हैं मध्य प्रदेश से, कह रहे हैं अद्भुत। और बंगाल से मनीषा टीकादार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सर, वो भी लगातार इस शो में अपने टिप्पणियाँ भेजते रहती हैं। साथ ही मुकेश चौहान जी हैं, शिवांगी पाठक जी हैं, नवीन भट्ट जी हैं, CM बगरी जी हैं, और बहुत सारे अरुण थपलियाल, काली जी हैं, शंकर कांडपाल जी हैं, महेंद्र प्रताप जोशी जी हैं, ये सारे दर्शक लगातार, सुनीता बहुगुणा जी हैं, ये सब बहुत लगातार आपकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आप लोग सब इस माध्यम से जुड़े और इससे हम लोगों का बहुत मनोबल बढ़ता है, तो मैं सभी दर्शकों का खूब हृदय से प्रणाम करता हूँ जी। और शिव ने गंगा सिर पर धरी जैसा आपने बताया, लेकिन हमारे साथ हमारे बहुगुणा जी हैं जो गंगा के सिर पर बैठे हैं, लेकिन आज कुछ बोल नहीं रहे हैं। जी बहुगुणा जी, ऋषिकेश से बहुगुणा जी का नेटवर्क गड़बड़ है शायद, तो हम हेमंदा की ओर चलते हैं। हेमंदा, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले लेना चाहेंगे सर। मैं डॉक्टर भट्ट जी, मैं तो इतना आज प्रसन्न हुआ जब डॉक्टर रवि के सहमति मिली है। जो बच्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको बुलाया जाता है, भारत के हर सांगीतिक उत्सव में डॉक्टर रवि जाते हैं, लेकिन हम बहुत ही मतलब गौरवान्वित होते हैं कि हमारे अपने शहर के या उत्तराखंड के आप हैं। लेकिन मैंने इनका बहुत बचपन भी देखा है भट्ट जी, बहुत छोटे जब ये नाट्य प्रस्तुतियां करते थे और दूरदर्शन में इनके प्रोग्राम आए थे। आज जब बातचीत आपके हो जाएगी तो बीच में मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि रवि के जो छोटे रवि हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा गीत गाया था नरेंद्र नेगी जी का। वो शब्दों को समझते हैं नहीं, लेकिन पिताजी के DNA उनमें है, तो वो बिल्कुल वो सुर पकड़ लेते हैं। तो फिर मैंने वो नरेंद्र नेगी जी को भेजा, वो नरेंद्र नेगी जी ने आशीर्वाद भेजा। तो जब भी आपको टाइम होगा, एक मतलब 2-3 मिनट के लिए बच्चे भी आ जाएंगे रवि जी, तो बड़ी कृपा होगी। बाकी इंटरव्यू चलेगा, वो जब भी उनको टाइम मिलेगा, क्योंकि गजब अद्भुत। हम ये भी दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि कैसे एक शिक्षक
बाहर तो ठीक है, वो घर में भी कैसे सांगीतिक माहौल बनाता है। तो हम जब भी मौका मिलेगा वो छोटे बच्चे को भी और गुड़िया को भी बुलाएंगे। भट्ट जी, बाकी बातचीत शुरू हो। जी हेमंदा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और हम जानते हैं कि जो एक वातावरण बच्चों को मिलता है उससे ही बच्चे सीखते हैं। तो मैं इसी संदर्भ में जोशी साहब से, डॉक्टर रवि जोशी जी से अगला सवाल करना चाहूँगा। सर, संगीत जो है एक, आप जैसे लोग इस बात को समझते हैं, हेमंदा जैसे लोग समझते हैं, लेकिन एक आम अभिभावक, एक आम शिक्षक, उसको लगता है खेल और संगीत जो है वो समय एक तरह से ज़ाया करना है, समय की बर्बादी है। जबकि आज के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे शिक्षकों को बताएं कि संगीत का जीवन में और शिक्षा में क्या महत्व है, ताकि हम सब उस महत्व को समझते हुए नई पीढ़ी को संगीत की ओर ले जा सकें। जी, नहीं, मुझे लगता है कि व्यक्तित्व के निर्माण में किसी भी कला का अपने जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। और बहुत तरह के मतलब मैं अपने वहाँ उदाहरण लूँगा। मेरे वहाँ हर एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, लेकिन संगीत सीखे हुए बच्चे मैंने देखा कि अमूमन बहुत शिष्टाचार से मिलते जुलते हैं, अपने गुरुजनों के वो करते हैं, इज्जत करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि एलिमेंट्री लेवल में भी और विश्वविद्यालय के लेवल में भी बच्चों को संगीत अच्छे से सीखना चाहिए। और मन लगा के संगीत सीखें। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ऐसा रहस्य नहीं है इस विद्या में। जैसे पुराने उस्ताद लोग और वो लोग जब ज़माना था, तब वो अपने बच्चों को सिखाते थे, ऐसा मेंटेलिटी थी। लेकिन अब तो हम लोग बड़े खुले मन से विश्वविद्यालय में भी सिखाते हैं। घरानेदार बंदिशें बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो सीखें। और हमारा उद्देश्य भी रहता है कि सीख कर बच्चे आगे जो पीढ़ी को ट्रांसफ़र करें, वो शुद्ध चीज़ें बच्चों को आगे ट्रांसफॉर्म करें। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एक कला, चाहे वो संगीत कला ही हो, और भी जितनी ललित कलाएं, वो परस्यू करनी चाहिए बच्चों ने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संगीत की शुद्धता की बात की, शास्त्रीयता की बात की। मुझे लगता है कि जो आम जनमानस है उसको संगीत से जुड़ने में जो थोड़ी सी एक हल्की सी हिचक होती है, जो हल्की सी बाधा होती है, वो यही होती है कि वो एकदम से शास्त्र तक नहीं पहुंच पाता। वो लोक जी। और सुगम तक तो आराम से पहुंच जाता है, लेकिन जब लोक और सुगम के बाद शास्त्र की बात आती है तो वो थोड़ा, उसको उससे थोड़ा विलग होने लगता है। तो इसको दूर करने का क्या उपाय लगता है सर आपको? मुझे लगता है तो ये एक ऐसी विधा है कि थोड़ा इसमें सुनने और इसको, जो इसका आनंद लेना चाहता है, उसको थोड़ी सी अपनी ओर से भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं कि एक पुराने लोग कहते थे कि भाई हर इंस्टीट्यूट से तानसेन तो नहीं बन सकता, लेकिन कानसेन तो कुछ बन सकते हैं। सुनने का थोड़ा सा अगर डेवलप हो जाए टेस्ट, तो धीरे धीरे ये चीजें आ जाती हैं समझ में। इतना कोई बहुत जी, मैं उदाहरण देखता हूँ कि विश्वविद्यालय में अक्सर केमिस्ट्री, फिजिक्स के बच्चे आके मेरी क्लास में बैठने की चाहते हैं। वो लोग, मैं खुले मन से उन लोगों को भी सिखाता हूँ। वाह, और हम बहुत बोझ बढ़िया भी, सर। आपने बहुत शानदार बात की। हेमंदा भी इस पर कुछ कह रहे हैं। जी हेमंदा। पंडित शैलेंद्र कुमार पाठक जी भी जुड़े हैं, और आज ऐसे दर्शक जो संगीत के प्रति जिनके मन में अनुराग है, और जो संगीत के विद्यार्थी, इस तरह के दर्शक भी आज रवि जी जुड़े हैं, क्योंकि दिन से ही हम लोग बातचीत कर रहे थे। पंडित पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। जी भट्ट जी। और मैं श्रोताओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं गाने में तो ठीक ठाक हूँ, बोलने में बहुत खराब हूँ। मतलब मुझे बहुत ज्यादा वाक्पटु नहीं हूँ, तो कोई क्षमा हो जाए, मुझसे गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा मुझे। नहीं नहीं सर, हमारे जो जो ये जिन्होंने जिक्र किया डॉक्टर पंडित शैलेंद्र कुमार पाठक जी का, बहुत अच्छे पखावज वादक हैं, बहुत अच्छे संगीत के गया घराने के हमारे आचार्य हैं। और इस अरे शो वाह। में भी आए थे। इस जी शो में जी। भी आए थे। तो हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के आप जैसे लोग, पाठक जी जैसे लोग
राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, दिनेश भट्ट जी हैं, ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। तो अब हम सर तानसेन तो हम बन नहीं सकते, अब हम थोड़ी देर के लिए फिर से कानसेन बन जाते हैं। तो बिल्कुल। अब आप क्या क्या सुनाएंगे सर, जो हम कानसेन के रूप में आनंद लें आपकी रचना का? मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रिय भजन है मेरा, तुलसीदास जी का भजन है। मैं दीन भाव का भजन है मेरा, बड़ा पसंद का भजन है। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर धीर हितकारी। तो ये थोड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं। मैं के ही कहूँ, मैं के ही कहूँ, मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। के ही कहूँ विपत्ति अति भारी। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी भारी। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। मैं के ही कहूँ मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तोरा तोरा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसी आई बहु चोरा। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी। मैं के ही कहूँ अत कठिन करही बर जोरा, अत कठिन आवत कठिन करही बर जोरा। मानहि नहीं बिनयनी हो राम। के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर धीर हितकारी। के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, तम लोभ मोह अहंकारा।
अहंकारा अहंकारा सब लोभ मोह अहंकारा मत क्रोध लोप रिपु मारा मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी भारी मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी अत करही उपद्रव अत करही उपद्रव ना था ये ना था आवत करही उपद्रव ना था मरदही मोहि जानी था मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी श्री रघुवीर धीर हित कारी के ही कहूँ विपत्ति अति के ही कहूँ विपत्ति अति के ही कहूँ विपत्ति अति भारी भारी। वाह, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, जैसा मैंने अभी हेमंदा ने भी कहा था कि हमारे ध्रुपद के बहुत बड़े गायक घराने के गायक हैं। पंडित शैलेंद्र कुमार पाठक जी आपको बहुत सारा आशीर्वाद भेज रहे हैं सर, कमेंट्स हैं शो में उनके। उसके अलावा विनीता मैथानी जी हैं, दिनेश चंद पाठक जी भी आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र ध्यानी जी कह रहे हैं सबको सादर नमन। दिनेश भट्ट जी कह रहे हैं बहुत शानदार आप गा रहे हैं। तो अभी आज का सवाल मैं लेना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। शो में आगे बढ़ने से पहले जोशी जी हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उनकी ओर से ये सवाल मैं हमारे दर्शकों से पूछना चाहूँगा। तो मित्रों, जो आज का सवाल है वो ये है कि वो कौन से कलाकार हैं जिनका परिचय देने के लिए सब शब्द नाकाफ़ी पड़ जाते हैं। वो कौन से कलाकार हैं जिनका परिचय देने के लिए शब्द नाकाफ़ी पड़ जाते हैं। रंगमंच, अभिनय, निर्माण, निर्देशन, लेखन, ऐसी कौन सी विधा है जिसमें उनका दखल नहीं है। रंगमंच को अब भी पूर्णतया समर्पित यह कलाकार मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी अर्धांगिनी के लिए नोट लिखकर छोड़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि दुनिया में सबसे सुंदर आवाज़ है तुम्हारी खिलखिलाहट की। इन्होंने एक बार विदेश में होटल में ठहरने के लिए पैसे न होने के कारण स्टेशन पर रात बिताई और वहीं पर स्टेशन पर ही टिश्यू पेपर में एक सुपरहिट फिल्म की जो है स्टोरी लाइन लिख दी। हम किन कलाकार की बात कर रहे हैं, ये आज का सवाल है और बहुत रोचक सवाल है। जोशी जी इसका उत्तर थोड़ी देर में भेजेंगे तो मैं शो के अंत में आप सबको बताऊंगा। मैं सवाल फिर से पढ़ दूं। वह कौन से कलाकार हैं जिनका परिचय देने के लिए शब्द नाकाफ़ी पड़ जाते हैं। रंगमंच, अभिनय, निर्माण, निर्देशन, लेखन, ऐसी कौन सी विधा है जिसमें उनकी दक्षता नहीं हो। रंगमंच को अब भी पूर्णतः समर्पित यह कलाकार मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी अर्धांगिनी के लिए नोट लिखकर छोड़ते हैं जिसमें लिखा होता है दुनिया में सबसे सुंदर आवाज़ है तुम्हारी खिलखिलाहट की। इन्होंने एक बार विदेश में होटल में ठहरने के लिए पैसे न होने के कारण स्टेशन पर पूरी रात बिताई और वहीं पर टिश्यू पेपर पर एक सुपरहिट फिल्म की स्टोरी लाइन लिख डाली। हम किन कलाकार की बात कर रहे हैं। इसका सबसे पहले सही जवाब देने वाले हमारे दर्शकों को माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा उनके घर पुरस्कार के रूप में भेजा जाएगा। तो मित्रों, जल्दी से जल्द इस सवाल का जवाब दीजिए और आज का इनाम जीतिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर जोशी साहब, आपने बड़ा शानदार भजन सुनाया और हेमंदा भी हम हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं जो आपकी यात्रा देख पाया, आपने डॉक्टर रेखा शाह, प्रोफेसर रेखा शाह जो DSB में थी, अगर आपके घर के अलावा हम बात करें
घर का तो वातावरण आपका संगीत में है ही है। डॉक्टर रेखा शाह से शुरू करके आप पंडित मधु मुदगल तक पहुंचे, तो इस जी। सारी यात्रा में आपको आपके अंदर क्या लगता है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या मेच्योरिटी लेवल आपका बढ़ा, और आज आप खुद को कहाँ पाते हैं? नहीं, निश्चित और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अब आज से जब पहले मुड़ के पीछे देखते हैं अपनी यात्रा जहाँ से शुरू करी थी, तो अब जाके लगता है कि और कठिन लगती है अपनी विद्या जिसको हम कर रहे हैं। पहले तो बेखौफ होके गा लेते थे, अब थोड़ा बहुत जिम्मेदारी ये रहती कि सुर ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, राग ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली कोई भी, और खासकर संगीत के लिए कहते हैं कि स्वरों का उनका निश्चित स्थान, उसको पकड़ के उस सुर को सुर में सुर मिलाने के लिए कम से कम 10-12 साल का गुरु के पास रहकर सीखने का अनुभव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कई अपने से अच्छा और यंगस्टर्स को देखा गाना, उनसे ये लगा कि हमको और अच्छा करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने उठने का मौका मिला, तो निश्चित काफी सोच खुली है, ये तो मैं जरूर मानूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो अनुभव जो है आपको समृद्ध करता जाता है, ऐसा हम सब जानते हैं, खासकर कला के क्षेत्र में। जी। और हमारे एक दर्शक है शंकर दयाल कांडपाल जी, वो आपको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आदरणीय मोहन पाठक जी के सौजन्य से पिछले वर्ष रामनगर में आपके श्रीमुख से शास्त्रीय होली गायन सुनने को मिला। इस वर्ष यह अवसर इस शो के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, ऐसा कहना है कांडपाल जी का। तो अच्छा। होली भी नज़दीक आ रही है सर, तो हमने अभी तक अपने शो में होली का जिक्र नहीं किया, तो हम चाहेंगे हाँ। आज शुरुआत बिस्मिल्लाह आपके श्रीमुख से हो जाए होली का भी। अ, मैं एक निर्गुणी हो रही है, बेसिकली वही कुमार गंधर्व जी का जो क्षेत्र था, कर्मस्थली थी देवास मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कुमार गंधर्व एकमात्र ऐसे संगीतकार रहे हैं जिनका अपने पीक, जिस समय गाने का टाइम होता है, उस टाइम पे उनको उस समय टीबी से ग्रसित हो गए थे। तो डॉक्टरों ने 5 साल बिल्कुल उनको गले से आवाज़ तक निकालने की मनाही कर रखी थी। तो इस दौरान देवास मध्य प्रदेश में, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि आपको बम्बई छोड़ना पड़ेगा, तो वो देवास में जाके बसे। और उन 5 सालों में जो वहाँ का जो उन्होंने निर्गुण, क्योंकि साधु लोग वहाँ घूमते हैं और वहाँ के जो लोक जीवन से उठने वाले स्वर उनके कानों में पड़ते थे, तो बहुत अमूल्य उनका कुछ रचनाएं हैं। और ये भी एक मालवा की प्रसिद्ध होरी है, ये मैं सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। रे रे ना रे रे ना रे रे ना ना ये रे ना दना रे 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 ना रे ता रे ना रे ना
हे ना रे ना रे ना रे द न न न न न न न रे त त न रे 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 न आज निज घट बीच आज निज घट बीच आज निज घट बीच आज निज घट बीच फाग मचई हो आज निज घट बीच फाग मचई हो आज निज घट बीच फाग मचई हो ध्यान चरणन में लगई हो आज निज घट बीच फाग मचई हो आज निज घट बीच फाग मचई हो ध्यान चरणन में लगई हो आज निज घट बीच फाग मचई हो एक सूर साधे तंबूरा तन का एक सूर साधे तंबूरा तन का सांस के तार मिलई हो सांस के तार मिलई हो मोद मृदंग मंजीरा मन सा मोज मृदंग मंजीरा मन सा तो विनय की बिन बजई हो भजन सत नाम के गई हो आज निज घट बीच फाग मचई हो आज निज घट बीच फाग मचई हो ध्यान चरणन में लगई हो आज निज घट बीच फाग मचई रे ना रे ना रे रे ना रे रे तना ना ना भक्ति उमंग भक्ति उमंग रंग के सर का ले प्रभु पे धर कहो ले प्रभु पे धर कहो प्रेम स्नेह गुलाल अर्घ जहाँ प्रेम स्नेह गुलाल अर्घ जा तो उन्हीं के शीश चढ़ाई हो भजन की
सुरती की मूर्ति बनई हो, आज निज घट विचय, हाँ निज घट विचय, आज निज घट विचय, निज घट बीच आगम चई हो, आज निज घट बीच आगम चई हो रे। वाह, क्या बात है सर, जबरदस्त। धन्यवाद। बहुत सारे दर्शकों की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उन सबको पढ़ने में अगर हम शुरू करेंगे तो पूरा लंबा समय लगेगा। तो हम उन सबको धन्यवाद देते हैं जो दर्शक सरकारी और असरकारी शिक्षकों के एकमात्र शो द टीचर शो में हमारे साथ जुड़े रहते हैं लगातार। हम अपना आशीर्वाद देते हैं और उनकी वजह से आज 168वें एपिसोड तक हम पहुँचे हैं। सर, हेमंदा ने हमें बताया था कि आपने हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अपने संगीत का जादू बिखेरा है। तो किन किन देशों में सर आप गए मूल रूप से, और कोई ऐसा रोचक अनुभव उन देशों की यात्राओं का जो आप हमारे दर्शकों को आप शेयर करना चाहें तो हमको अच्छा लगेगा। जी, मुझे अपने गुरुजी के साथ मतलब ट्रैवल करने का मौका मिला। मेरी पहली यात्रा थी जर्मनी की। तो हम लोग जर्मनी में एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज के तौर पे गए हुए थे और बड़ा अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जर्मन्स ने हमारे गाने सीखे और हमने कोशिश करी उनके कोरल सिंगिंग सीखने की। तो हमारी जैसे यहाँ परंपरा है कि संगीत में विशेषता गुरु को पैर छूकर प्रणाम करके अभिवादन देते हैं। तो हम उसी तरह के संस्कार लेके वहाँ गए थे। तो हम जो वो टीचर थी हमारी, उनके पैर छुआ करते थे। तो उनके लिए बड़ा अलग तरह का अनुभव था कि ये वहाँ तो नाम लेके टीचरों को संबोधित करते हैं और ये पैर छू रहे। तो बड़ी इमोशनल हो जाती थी वो। और मुझे याद है कि जैसे मंद्र, मध्य और तार सप्तक जैसे होते हैं, तो वेस्टर्न सिंगिंग में तार सप्तक का भी कैसे प्रयोग करते हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइजेज वो बताया करती थी। तो कुछ कुछ, क्योंकि संगीत तो संगीत है, हमारे हिंदुस्तानी संगीत की भी जो हम अभ्यास बच्चों को बताते हैं, स्वर कैसे लगाया जाए, स्वर में गोलाई कैसे उत्पन्न की जाए, मिठास कैसी आए, तो बड़ी कॉमन सी मुझे वो एक्सरसाइजेज लगी। और बड़ा अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रही। वहाँ के स्टूडेंट्स ने हमारे बंदिशें, क्लासिकल राग सीखे, हमने उनका सीखा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिर जर्मनी के बाद मुझे मौका लगा कराची, पाकिस्तान जाने का। वो बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा थी। मैं थोड़ा तानपुरे की वॉल्यूम कम कर देता हूँ। तो पाकिस्तान की बड़ी रोचक यात्रा थी। साथ में गुरुजी भी थे और पाकिस्तान के जो सबसे इस समय सबसे बड़े कव्वाल हैं अबू मोहम्मद साहब और उनके बड़े भाई साहब, तो उन्होंने मेहमान नवाजी उनके द्वारा की गई थी। थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती थी क्योंकि मैं हुआ बिल्कुल शाकाहारी। तो वहाँ पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल हो जाती थी और मैंने खाने का भी परिवर्तन देखा। जैसे वहाँ के खान पान खाते, अगर दाल वो भी बना दें, लेकिन कुछ कुछ तो फर्क होता महसूस होता था। और बड़ा एक रोचक वाकया बताऊं कि हम एक हाट बाजार जैसी लगी थी वहाँ पर, बिल्कुल जैसे हमारे सड़क किनारे लोहे के औजार बनाने वाले लोग जैसे आते हैं, उस तरह का एक बड़ा हाट बाजार लगा रहा था। तो वो कहीं सीडी के, बिल्कुल इंडियन पायरेटेड सीडीज के वो बिक रहे थे। तो हमारे साथ ग्रुप में हमारी गुरु बहन भी थी। वो किसी को पूछते हुए वो बोल पड़ी कि भैया ये आपके पास भैया इसकी सीडी है। तो भैया कहते ही उसके एकदम कान खड़े हुए। उन्होंने एकदम पूछ लिया कि आप हिंदुस्तान से आए हो?
तो जब हमने थोड़ा सा कॉन्शियस होके थोड़ा बताना ही पड़ा कि हाँ हिंदुस्तान से हैं, तो एकदम मैंने देखा कि वहाँ एक हलचल सी हो गई और सब इतना खुश हो गए कि आपके उधर के हम सब सीरियल्स देखते हैं। उन दिनों वो सास बहू वाला एक सीरियल बहुत चलता था, तो वो इतना खुश और इतनी मेहमानदारी मैंने वहाँ देखी, इतना प्रेम देखा। तो एक छोटा सा अनुभव मैं बताना चाहूँगा पाकिस्तान का ही। रात को हम लोग जो बीच है वहाँ टहल रहे थे, तो हमारे एक साथी को कुछ पान खाने की इच्छा हुई। मैं भी था साथ में, मैंने कहा चलो पान खा के आते। तो वो समुद्र में थोड़ा सा आगे की तरफ था, हम पीछे थे। जब तक उसके पास पहुंच गए तब तक देखा कि पर्स में पाकिस्तान की करेंसी नहीं थी। तो वो भी एकदम भाप गया, उसने कहा आप लोग हिंदुस्तान से आए हैं? तो हमने कहा हाँ हाँ भाईजान, हिंदुस्तान से आए हैं। अरे वो इतना इमोशनल हो गया कि उसने कहा इस आपको जो चाहिए इसमें से सब ले जाइए, और उसकी आंखें भीग गई। और कि मेरे दादा जान जो थे वो मेरठ की तरफ से थे, तो हम लोग को भी बड़ा अ, उस समय अजीब सा मन हुआ। और एक मैंने अपने फेसबुक में एक छोटी सी एक कहानी भी लिखी थी। वो टोपी की कहानी है एक, कि बरसात में हम जब अपने घर के सब मोटे मोटे कपड़े जाड़ों में बरसात में सुखाते हैं, उस दौरान घर के में सामान निकालते हुए वो टोपी भी मुझे नजर आई। तो वो टोपी एक्चुअली जब हम फाइनली पाकिस्तान से जा रहे थे, तो जो हमारी वैन का ड्राइवर था उसने मुझे गले लगते हुए और बिल्कुल आंख से इसका पानी रुक नहीं रहा था, और उसने बड़ी इज्जत के साथ अपनी सिंधी टोपी मुझे पहनाई थी। और सिंधियों में टोपी पहनाना अपने सिर की ये बहुत बड़ी मतलब अपनी इज्जत दूसरे के सिर पे रखना, इस तरह से वो लोग लेते हैं। तो मैंने वो पूरी इस यात्रा को एक बड़े रोचक सा एक अनुभव भी लिखने की भी कोशिश करी है। और उसके बाद मोरक्को गए थे हम लोग। मोरक्को में वर्ल्ड सेक्रेट म्यूजिक फेस्टिवल था। पूरे दुनिया भर के जो भक्ति, तो हमको अरेबिक इतना मज़ा आया वो वहाँ का मोरक्कन म्यूजिक सुनने में। और किस तरीके से वो वेस्टर्न वाद्यों के साथ उनका वो चलता है, हमारा बहुत अप्रिशिएट करा राग संगीत के ऊपर। तो एक दुनिया देखने में एक बड़े अलग अलग अनुभव हुए। और फिर अभी हाल फिलहाल में हम लोग रशिया गए थे, और वो भी बहुत यादगार वो रहा हमारा। जी जी, ये बहुत रोचक बात रही सर। मैं सच बताऊं तो मैं आपसे अलग से सवाल पूछने वाला था। पाकिस्तान यात्रा के संस्मरण आप हमें ज़रूर सुनाइएगा, लेकिन वो आपने पहले ही सुना दिए। क्योंकि जी पाकिस्तान पाकिस्तान जब भी हिंदुस्तान से कोई कलाकार जाता है तो एक अलग तरह के अनुभव, एक अलग तरह का इमोशनल अटैचमेंट पाकिस्तान के लोगों का हमारे साथ है, हमारा उनके साथ है। ये बॉन्डिंग मुझे हर चीज़ से सुनने को मिलती है, चाहे वो असगर वजाहत साहब वहाँ गए हों, चाहे आप गए जी हों। हालांकि अब जो वातावरण है उसमें हमारे कलाकारों को वहाँ जाने का मौका बहुत कम है, और उनका भी यहाँ आने का मौका उतना ही कम है। लेकिन हमें लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारा संगीत, हमारे खेल सब आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं कि वो सरहदों से उस पर कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने चूंकि अभी मोरक्को की बात की और आपने कहा कि संगीत को लेकर के वहाँ पर बहुत क्रेज था, खासकर भक्ति संगीत का कार्यक्रम में आप गए थे। तो मैं आपके जो गुरु हैं मधुप मुदगल साहब, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। उनका कबीर मैंने सुना है। ओह, मतलब मैं बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ जब उनका कबीर का मैं इंडिया टुडे ग्रुप ने जो उनके टेप निकाले थे जी जी वो मैं जी सुना करता था। जी तो जी। कहीं न कहीं उनकी कुछ छाया, उनके उनके कुछ छींटे आप पर भी निश्चित रूप से पड़ रहे होंगे, और नहीं हमने सुना है कि नहीं, पढ़े भी हैं। तो आपसे हम कबीर ज़रूर सुनना चाहेंगे सर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। अ, कबीर में अ,
तो एक बहुत प्रसिद्ध कुमार गंधर्व जी की रचना है, हिरना समझ बूझ बन चरना। मैं प्रयास करता हूं। भट्ट जी, आवाज ठीक आ रही है? हीरना 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 समझ बूझ बन चारना हीरना हीरना समझ बूझ बन चारना हीरना एक बन चरना एक बन चरना दूजे बन चारना चारना एक बन चरना दूजे बन चरना तीजे बन तीजे बन पग नहीं धरना हीरना हीरना समझ बूझ बन चरना हीरना तीजे बन में तीजे बन में तीजे बन में पांच पारधी पारधी तीजे बन में पांच पारधी उनके नजर नहीं पड़ना हीरना हीरना समझ बूझ बन चारना हीरना पांच हीरना हीरना
5 हिरना 25 हिरनी 5 हिरना 25 हिरनी उनमें एक चतुर हिरना समझ बूझ बन चारना हिरना तोय मार तेरो खाल बिकावे तोय मार तेरो मांस बिकावे तोरे खाल का करेंगे बिछौना हीरना समझ बूझ बन चारना हीरना कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु के गुरु के चरण चित धारना हीरना समझ बूझ बन चारना क्या बात है सर, क्या बात है, गजब गजब, जबरदस्त। धन्यवाद। अतुल शर्मा जी हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ जनकवि हैं देहरादून से, और इस शो जी, में लगातार हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गर्व है आप पर और आपका गायन बहुत ही अद्वितीय है, ऐसा कहना है आदरणीय अतुल शर्मा सर का। और मोहन पाठक जी कह रहे हैं रामनगर से कि रवि भाई के आने से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। आप सभी को सादर नमस्कार। और धन्यवाद। बसंत शाह जी कह रहे हैं बहुत कर्णप्रिय प्रस्तुति है, कुमार गंधर्व को आपने आत्मसात कर गजब गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और शिवांगी पाठक जी, महेंद्र ध्यानी जी कह रहे हैं कि गुरु के चरण चित्त धरना, वाह सुंदर कबीर वाणी, बहुत सुंदर, जबरदस्त। हेमंदा, आप कुछ बातचीत करना चाहेंगे? आप तो इतने विभूत हो गए, खो गए सुनते सुनते कि बोलना ही भूल गए। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैंने आज हर फ्लोर में जाकर के यहाँ का वाईफाई जोड़ लिया है। वो वाईफाई बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ इतनी अच्छी प्रस्तुति है, लेकिन मैं एक बात जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर रवि बहुत छोटे थे तब से थिएटर भी कर रहे हैं। हमारे युगमंच नैनीताल के कई प्रतिष्ठित नाटकों में डॉक्टर रवि ने संगीत दिया है। इनके चाचा जगमोहन जोशी मंटू जी संगीत देते हैं, और इनके पिताजी बहुत अच्छे होलियार हैं। मोहनदा जगमोहन जोशी बहुत अच्छे, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि तो है ही है। बाकी इनके गुरु लोग जितने भी नैनीताल में हैं, उनका आशीर्वाद रवि को मिलता रहा है। जब हम लोगों ने एक बाल नाट्य कार्यशाला की, तो उसमें भी एग्रीमेंट एक नाटक था, उसमें भी डॉक्टर रवि ने संगीत दिया। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक
हर एक की पसंद को डॉक्टर रवि जानते हैं। बस मेरा एक पता नहीं क्यों आज लालच हो रहा है कि अगर डॉक्टर रवि के सुपुत्र सुपुत्री यहाँ आसपास है तो मैं 2 मिनट उनको सुनना चाहता हूँ। एक अद्भुत वो प्रतिभा है। अगर 2 मिनट के लिए भी आ जाएंगे तो फिर रवि जी की बातें हम करेंगे कि किस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी का जो कुलगीत है उसका संगीत आपने बनाया है। और आजकल कई शहरों में डॉक्टर रवि को आमंत्रित किया जाता है भट्ट जी। इनका एक कैप्सूल है घंटे 2 घंटे का, जिसमें कबीर वाणी को एक क्रम से लाते हैं और इतना अद्भुत वो संयोजन होता है, सांगीतिक उत्सव होता है कि 2 घंटे हम लोग भूल जाते हैं। तो कई शहरों में आपको आमंत्रित धन्यवाद। किया जा रहा है। हल्द्वानी में भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में। तो मैं एक बार फिर से भट्ट जी को आमंत्रित करता हूँ और डॉक्टर रवि से गुजारिश करूंगा कि अगर 2 मिनट के लिए भी हमारे दोनों कलाकारों को आमंत्रित दोनों करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक कलाकार तो अभी गया है दादी के घर पे। आपको आवाज आ रही? शिवरात्रि। हम्म। वो नरेंद्र सिंह नेगी जी वाला अगर सुनवा दें तो, जिसमें अब वो उन्होंने खास आशीर्वाद दिया है। पहले सभी लोगों को नमस्ते करूंगा। सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते। सभी को मेरी तरफ से सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी आपको बहुत सारा आशीर्वाद सब लोगों की ओर से और बहुत सारा प्यार। और अगर डॉक्टर रवि हमारे कलाकार से आप हमारी ओर से प्रार्थना कर दें कि वो जो नरेंद्र नेगी जी का एक ये गाते हैं गीत, तो उसके बाद हम रवि जी में वापस आएंगे जी। वाला कह रहे हैं, वाला सुना देंगे राघव। रुको अभी रुको। जितना भी आता है, ठीक है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पूछो पहले। मेरी आवाज आ रही है? ऊंची ऊंची कांखें विधाते, गहरे गहरे बाल विधाते, ये जाना 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 जोर से। अपना मन मुझे थोड़ा इतना ही कम आता है। माटी छोड़ो ना छोड़ो माना, छोड़ो माना, कांठे विधाती, गहरे गहरे बाल विधाती, जाना 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 अपना मन में राधा बोलो माना, बोलो माना, बोलो माना। अच्छा, वो वाला सुना दे। मंगल एक मैं भजन गा लेता हूँ, कहना मंगल मूर्ति वाला। हाँ, एक मैं भजन गा लेता हूँ, मंगल मूर्ति। वो भजन मेरे पापा ने बनाया। वो मेरे भजन पापा ने बनाया है। इस पे देख के गाओ, वहां मत देखो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, पवन तनय सन तन हितकारे, पवन तनय सन तन हितकारे, विचारत अवध विधाई, विचारत अवध विधाई। मैं गाता हूँ ऐसे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो
के दाने मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुति नंदन। धन्यवाद बोलो सबको, धन्यवाद। हाथ जोड़। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या बात है सर, मजा आ गया, वाह। हेमंत ने तो आज बड़े जबरदस्त अनुभव करा दिया। और अतुल शर्मा सर कह रहे हैं कि रवि को इतना बड़ा देखा था और अब इतना प्रतिष्ठित और बड़ा देखना विशेष अनुभव रहा है। क्या बात बिल्कुल है, अतुल, रवि को भी इतना बड़ा देखा होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अतुल, हम तो अतुल चाचा, मैं तो चाचा ही बोलता हूँ उनको, बिल्कुल जी क्योंकि देहरादून में मेरी बड़ी बचपन की स्मृतियां बहुत अच्छी, क्योंकि चाचा जी वहीं कर्नल ब्राउन में जॉब किया करते थे, तो अक्सर हमारा जाड़ों की छुट्टियां देहरादून में होती थी। तो बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियां, और इतने अच्छे इतने बड़े साहित्यकारों के बीच में हमें भी थोड़ा बहुत रहने का अवसर मिला देहरादून में रह के। तो मैं फिर से अतुल चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और रामनगर जी। से और पाठक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अतुल शर्मा जी कह रहे हैं कि बचपन में रामलीला भी गाते थे, उसका भी कोई अनुभव सुना दें। और बसंत शाह जी कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत अगर गाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। चमोली से, आदि बद्री से हैं बसंत शाह जी। फोक तो मुझे बहुत आता नहीं है, मेरा स्टूडेंट है वो सुना सकता है आपको। सिद्धांत तबला बजा रहा है। जी, तो रामलीला के आप, अनुभव अतुल 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 शर्मा सर रामनगर के रामलीला के अनुभव आपसे जानना चाहते हैं। जी जी जी, रामलीला का बड़ा अच्छे अच्छे अनुभव हैं, क्योंकि नैनीताल में चाहे संगीत हो, चाहे नाट्य हो, किसी भी कलाकार की जीवन में जब तक रामलीला का उसके रंग में नहीं रगा, तो तब तक बिल्कुल वो कलाकार नहीं बन पाया। क्योंकि रामलीला एक इतना कमाल का आर्ट फॉर्म है, जिसमें संगीत भी है साथ साथ, और संगीत भी ऐसा नहीं, शास्त्रीय रागों पे आधारित सारा संगीत, और एक्टिंग भी है। और मुझे लगता है कि गायक, वादक या कोई भी कलाकार हो, जब तक उसके अंदर नाट्य का पुट नहीं होगा थोड़ा सा, तो स्टेज पे एग्जैक्ट वो दिखाना चाह रहा है, जब तक अपनी भाव भंगिमाओं को आगे रख कर नहीं दिखाएगा, तो अपनी अपनी बात को कहने में थोड़ा सा चूक चूक जाएगा। तो डॉक्टर रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर रवि जी, जो बसंत साहब हैं ये आदि बद्री से हैं, इनका अपना स्कूल है भट्ट जी, और इनके बड़े भाई कैलाश साह जी भी बहुत एक्टिव हैं, अच्छा गाते हैं। इनके सभी भाई बहन, रश्मि हैं और इनके एक बहन थी। रवि, आप कभी अपने घर वालों से पूछिएगा, जब नैनीताल डीएसबी में एक बार रामलीला का मंचन हुआ था उन दिनों पहले, तो राम का रोल बसंत साह जी की बड़ी बहन ने ही किया था, दमयंती ने। तो ऐसे सुसंस्कृत पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग आज आपसे जुड़े हैं, तो जी जी हमको लगता है कि भट्ट जी की मेहनत साकार हुई है। बिल्कुल। और रामलीला की जो बात कर रहे हैं, चलिए जी, बातचीत को जारी रखते हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अब जाके वो इम्पोर्टेंस पता चलती। देखिए, हमारे इतने बड़े रंगकर्मी आदरणीय स्वर्गीय निर्मल पांडे जी, उनकी कला यात्रा भी रामलीला से शुरू हुई। फिर रामलीला, उसके बीच में होने वाले स्वांग और वो सब मिमिक्री आइटम्स, वो सब चीज का एक ऐसा रूहानी असर होता था कलाकारों के ऊपर। तो क्योंकि बचपन से ही मैं गाता था, तो किस्सा ऐसे है कि बीच में रावण के दरबार में फिलर्स की तरह नाचने गाने वालों को रावण बुलाता था कि गाने वाले को बुलाया जाए, फला को बुलाया जाए। तो मैं भी अपना डायरी लेके भजन की, तब मैं भीमसेन जोशी जी को बहुत सुनता था। अब रावण का दरबार लगा है, महाराज मेरा नाम ये है, फला है, और मैं आपके सामने एक भजन सुनाऊंगा। महाराज भी बिल्कुल, रावण जी भी मंत्रमुग्ध, और भजन मैंने शुरू किया। राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की सभ्यता का भव्यता का ध्यान धरिए।
अब कितने सीधे लोग, रावण भी कुछ नहीं बोल रहा, मुझे वाह 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 क्या बात है। तो ये एक बड़ा मजेदार संस्मरण है। तो इतनी अकल, और वो भी मतलब एक यादगार मेरे जीवन की वो है जी। ये बहुत रोचक अनुभव आपने सुनाया सर। बहुत बहुत आनंदित करने वाला, और ये भी बताता है साथ में कि कलाकार कितना इनोसेंट होता है, खासकर रामलीला के कलाकार। रावण जी ये भूल गए कि ये तो मेरे विरोधी का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के मेरे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और कमाल तो कमाल की चीज ये थी कि यही जो रामलीला में जो एक्ट करते थे, यही धीरे धीरे पूस की इतवार में यही लोग बैठ के होलियां भी करते थे। तो होलियों का, कुमाऊं की रामलीलाओं का मैं देखता हूँ आपस में जैसे आवाज को लगाने का जो थ्रो है, वो होली में भी आ जाता है। जैसे रामलीला भाग में, लग। हाँ, जैसे रामलीला में जो डायलॉग कहना होता था, हम्म। रे तू पापी। अब वो होली की मद मस्ती में जब धमार जो पुराने लोग गाते थे, वो भी उसी तरह की आवाज फेंकते थे। और वो अपनी, सबकी अपनी उमंग होती थी, अपने मौज होती थी, जो अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत उसमें कमी आती जा रही है, जो एक सोचनीय प्रश्न है हम सभी के लिए। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर। और चूंकि आपने रंगमंच में भी काम किया, आपके चाचा जगमोहन जोशी, मंटू जी हेमंदा के साथ युगमंच में बहुत सारे नाटकों में उन्होंने भी संगीत दिया है और आपने भी संगीत दिया है। तो पहले तो सर हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने किन किन नाटकों में संगीत दिया, और अ, उसके बारे में कोई उससे जुड़ा कोई ऐसा ही कोई रोचक अनुभव अगर आपका हो, वो सुनाइएगा हमको। नहीं, संगीत तो मैंने ऐसे ही कुछ छोटे मोटे बच्चों के नाटकों में, जब हम भी छोटे ही हुआ करते थे, तो अब ऐसे तो याद नहीं होगा कि कौन कौन से गाने करे थे। हाँ, लेकिन युगमंच का एक बहुत चर्चित नाटक था, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं। अब जिन लाहौर नहीं वेख्या भी कहते हैं। इसका कमाल का संगीत बनाया था एक, उस टाइम जो थे नैनीताल में बांग्लादेश से पढ़ने आए 3 लड़के आए थे, जुबैर, कौसर और रूमी। तो जुबैर दा, बल्कि मैंने आज जुबैर दा का गाया हुआ एक भजन भी अपलोड किया है अपने फेसबुक पे। तो जुबैर दा ने बहुत कमाल का जिन्नाऔरनी का म्यूजिक बनाया था, जिसे बहुत बाद तक, जुबैर दा के बांग्लादेश जाने के बाद भी मैंने उसको पूरा उसका म्यूजिक संभाला था, और बहुत सुंदर उसका म्यूजिक हुआ था। और जैसे हेमंदा ने कहा, छोटे मोटे नाटकों में छोटी मोटी धुन लेके हम भी बना देते थे गाने। जी, हमारे एक और मित्र हैं प्रवीण कुमार उप्रेती जी, गोपाला सदन मल्लीताल नैनीताल से इस वक्त आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रवीण भाई कह जी रहे जी हैं कि नाइस टू सी रवि हेमंदा, आप सब लोगों को देख के अच्छा लग रहा है, हम लकी कि मैं आप सब लोगों का समकालीन हूँ। जी जी, प्रवीण दा को बहुत बहुत प्रणाम। बिल्कुल, ये तो हमारे पड़ोसी है बिल्कुल, और जी। बहुत स्नेह और है प्रवीण रामलीला दा के को मेरे ऊपर। बहुत ही, रामलीला के बहुत बड़े प्रवीण भाई कलाकार। खुद भी बहुत अच्छे संगीत के मर्मज्ञ हैं। मैं कहने ही वाला था, खुद बहुत अच्छी आवाज के वो हैं स्वामी, और बहुत अच्छा गाते हैं प्रवीण दा। तो प्रणाम प्रवीण दा को भी। अतुल शर्मा जी कह रहे हैं कि आपको बचपन के संस्मरण भेजने हैं, बचपन वारे बचपन के लिए। जी जी बिल्कुल भेजूंगा। तो अब सर बातचीत का क्रम तो खैर जारी है हमारा। अब हम और चाहेंगे कि कुछ और आप, चूंकि भक्ति की हमने बात की, हमने होली की बात की, रामलीला की भी बात हुई, अब हम थोड़ा चाहेंगे कि कुछ सुगम में भी आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं सर आज। अच्छा, सुगम माने तो गजल जैसी? जी जी बिल्कुल, स्वागत। अच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है?
तानपुरा बज रहा है क्या? आ रही तानपुरे की आवाज आ रही सर, बज रहा जी। तानपुरा बज रहा। ठीक है। तूने ये फूल, ये कतील शिफाई साहब की गजल है, मेहंदी हसन साहब ने गाई है, तो कोशिश कर रहा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। रात्रा बजेगा ना, दिन ना ना दिन ना ना। तूने ये फूल, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये फूल दिन दिन नाना, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये फूल। जीत ले जाए, जीत ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, नसीबों वाला, नसीबों वाला जीत ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, जिंदगी मैंने, जिंदगी मैंने तुझे दांव पे लगा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये फूल। जाने कब दिल में, जाने कब दिल में, जाने कब दिल में कोई झांकने वाला आए, झांकने वाला आए, झांकने वाला, झांकने वाला दिल, जाने कब दिल में कोई झांकने
वाला आए, इसलिए मैंने गिरेबान खुला रखा है। एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने वो इम्तिहान और मेरे ज़ब्त का तुम क्या लोगे। इम्तिहान और इम्तिहान और मेरे ज़ब्त का तुम क्या लोगे। मैंने धड़कन को भी, हाँ मैंने धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है। मैंने धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है। एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये दिल था एक शोला 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 शोला, दिल था एक शोला मगर बीत गए दिन वो कतील, मगर बीत गए दिन वो कतील, दिन वो कतील। दिल था एक शोला मगर बीत गए दिन वो कतील। अब कुरेदो अब कुरेदो अब कुरेदो इसे राख में क्या रखा है। इस कुरेदो न इसे राख में क्या रखा है। एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये तूने ये तूने ये क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। और हेमंदा, ऐसा ही एक छोटा सा दिया हमने द टीचर्स शो के रूप में जलाया हुआ है, और आप और डॉक्टर रवि जोशी जैसे लोग इस दिए में तेल डालते रहते हैं, बातियां डालते रहते हैं, और ये दिया 168 एपिसोड तक पहुंच चुका है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और
डॉक्टर साहब, प्रवीण उप्रेती जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि रवि की सबसे बड़ी यूएसपी उनकी सादगी है। विश्व स्तर का संगीतकार होने के बावजूद नैनीताल में एक सामान्य इंसान की जिंदगी सबसे प्यार से सम्मान से पेश आना इनकी संगीत से भी बड़ी पहचान है, और आगे नैनीताल की विश्व में पहचान इनके कारण होगी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण दा, आभार। और डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा था डॉक्टर भट्ट जी, क्योंकि आप भी कलाकार हैं, रंगमंच से जुड़े हैं। जब डॉक्टर रवि से बात करने की बात आई थी तो मन में थोड़ा वो भी लग रहा था कि इतना एक इंटरनेशनल फेम का एक कलाकार है और उसको कैसे हम आमंत्रित करें। लेकिन रवि ने फिर बिल्कुल ये जो हमारे प्रवीण की बात है उसको उन्होंने सेकंड किया। उन्होंने कहा शिक्षकों का जो शो है उसमें मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए भी एक गौरव की बात है। बिल्कुल ठीक, जो बड़ा पेड़ होता है उसकी बड़ी छाया होती है। अभी बीइंग उत्तराखंडी के लिए शुभा मुद्गल जी का एक इंटरव्यू लेना था हम लोगों ने, तो मैंने उनसे भी कहा कि मैम आपसे कहने में बिल्कुल हिचक लग रही, मैं कहूँ या नहीं कहूँ, ये हो रहा। उन्होंने कहा बिल्कुल, सब लोगों से मिलना हमारा धर्म है। तो रवि, आप जैसे लोग अगर हमारे समाज में होते हैं तो जरूर हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। और रवि के लिए जब भी मैं डॉक्टर रवि को मंच पर बुलाता हूँ भट्ट जी, तो मैं कहता हूँ कि बूढ़े बाबा चाँद की कहानी कहते रह गए और नन्हे मुन्ने ने जाके चाँद छू लिया। ये हैं डॉक्टर रवि। ये हमारी शान है, नैनीताल की, उत्तराखंड की पहचान है। और इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद एक बिल्कुल बच्चे की तरह हमारे बीच में रहते हैं। तो सारे बुजुर्गों का, मुझे तो आज रवि आपकी दादी की भी याद आ गई। जब भी हम घर में आते थे तो दादी के साथ भी ऐसी बात होती थी हमारे मंटू की, रवि की। और रवि की एक खासियत ये है कि हास्य तो इनके भीतर ऐसा ऐसा छिपा है बचपन से ही। मतलब लगता ही नहीं कि एक इतना बड़ा कलाकार हमारे बीच में। और हास्य की जो मधुरता और हास्य की जो नफासत रवि के भीतर है उसका हम आनंद लिया है। और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मैं एक दो बार कुछ चाह भी रहा था, हुक्म कल्लू का जहुरदा की भी याद आ रही थी। लेकिन बहुत जल्दी हम रवि का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अपने इसी प्लेटफॉर्म पर फिर करना चाहेंगे, क्योंकि पर्सनल इतने फोन आ गए डॉक्टर रवि कि आपने मतलब हमको देर में पता लगा, आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया। जब इस स्तर का हेम- कोई हे- कलाकार आता है तो आप हेमंदा, पर्सनल फोन मैं कितने मैं लोगों आपके को लिए फोन। रवि मैं आपके लिए रवि हूँ। मैं डॉक्टर रवि कभी भी नहीं हो सकता आपके लिए। आपके लिए मैं अभी वही पुराना रवि, वो रामलीला स्टेज वाला रवि ही हूँ। जी जी भट्ट जी, अभी जी एक बहुत प्रश्न बढ़िया को। सर। हाँ नहीं, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों की बातचीत में मैं खो गया, और मैं ये सोच ही नहीं पाया कि मैं क्या सवाल पूछने वाला हूँ। वो असोट हो गया इतनी देर में क्योंकि इतना आत्मीय और इतना पारिवारिक वातावरण इस शो में रहा रवि जोशी जी के आने से और आपके आने से। तो बहुत आनंद आया सर। और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जो भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, जो असरकारी शिक्षक हैं रवि जोशी जी जैसे, जिनका असर भारत में नहीं पूरी दुनिया में है, उनको हम ला करके हम दुनिया को बताएं कि देखिए ये हमारे शिक्षक हैं, ये इनकी पहचान है, ये इनका काम है। तो उनमें से एक बहुत बड़ी कड़ी आज जुड़ी है डॉक्टर रवि जोशी जी के रूप में, और हेमंदा का बहुत आभार है कि आपके माध्यम से वो हमारे शो में आए। तो डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, हेमंदा। जी। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, अगर कोई महत्वपूर्ण बात ऐसी हो जो अभी तक नहीं आ पाई हो शो में और आप कहना चाहते थे, नहीं आ पाई हो, तो हम चाहेंगे कि वो आप कहें। और प्रवीण उप्रेती जी की फरमाइश भी आ गई है, कह रहे हैं रवि भजन संध्या का आयोजन कीजिए इस प्लेटफॉर्म पर। अच्छा। हेमंदा, आप कुछ कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? एक तो प्रश्न का जो उत्तर है उसके लिए भी लोग फोन कर रहे हैं। और बहुत जल्दी अगर ईश्वर ने चाहा, मैं प्रवीण को भी बताना चाहूंगा कि प्रवीण भी हमारे जो लिस्ट है उसमें आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो एक भजन संध्या में हम लोग एक सामूहिक भी करना चाहेंगे, 3-4 लोग मिलके, उसमें प्रवीण भी हों। और अभी जो जितने एपिसोड हुए हैं रवि, बल्कि जी 100वां एपिसोड हमारे शिक्षा मंत्री उसमें थे, 50वें में थे हमारे एनएसडी के जो डायरेक्टर हैं शर्मा जी, आप जानते हैं, 50वें जी। में वो
थे, 100वें में शिक्षा मंत्री थे, और आज का एपिसोड भी ये निश्चित रूप से बहुत यादगार। और एक क्रोएशिया से एक शिक्षिका डिग्री कॉलेज की जुड़ी थी, जो इस समय वहाँ पे दूतालय में है, वहाँ के जी। विदेश मंत्रालय में। बहुत जबरदस्त उनका भी बातचीत रही थी। तो आज तो हम धन्य हो गए, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है और उसके बावजूद आपने इतना टाइम दिया है। और एक प्रश्न जो होता है, हमारे जो सीसीआरटी के पूर्व निदेशक हैं जीसी जोशी सर, वो एक प्रश्न हर रोज देते हैं, और जो उसका सही उत्तर देता है, फिर उसको हल्द्वानी हमारी एक संस्था है माया ऑप्टिकल, वो एक चश्मा भेंट करती है अपनी तरफ से। तो मैं फिर से, और आज जो मैं ठीक तरीके से नहीं जुड़ पाया, मैं उसके लिए क्षमा याची हूँ, क्योंकि कल से वाटर स्पोर्ट्स हैं ये हरिपुरा जलाशय में, बौर में। तो मैं अभी सोनिया होटल आ गया था यहाँ, पता नहीं अच्छा। इंटरनेट कट रहा था, तो बिल्कुल हर फ्लोर में जाकर के मैंने इंटरनेट जोड़ने की कोशिश की, तो मेरे वजह से थोड़ा व्यवधान भी हुआ होगा, उसके लिए मैं नहीं नहीं, क्षमा चाहता हूँ। जी भट्ट जी। जो आज का प्रश्न था उसका उत्तर जोशी सर ने भेजा, आदरणीय जोशी सर ने, वो आज होली के कार्यक्रम में तो इसलिए जुड़ नहीं पाए। तो आज के प्रश्न का उत्तर है रजत कपूर। सॉरी, रजत कपूर वो कलाकार हैं जिनके बारे में आज का सवाल था, और इत्तेफाक से आज किसी भी दर्शक ने इसका जवाब नहीं दिया। तो अगले प्रश्नों में हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक हमारा इस कार्यक्रम को देखते रहेंगे और जवाब जरूर देंगे। तो हम अंतिम चरण में हैं रवि जोशी जी, हम क्या आप कुछ और कहना सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? उसके बाद हम अनुमति लेंगे, विदा लेंगे सर। नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का, विशेषकर हमारे जितने श्रोता जुड़े। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित होने चाहिए। हमारे बहुत और यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट अभी उत्तराखंड में और हैं, उनको भी जोड़ा जाए इस श्रृंखला से। और मैं सब श्रोताओं का और आदरणीय हिमंदा का और भटजी आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर दिया। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जोशी जी। बहुत सारे दर्शक लगातार कमेंट्स भेज रहे हैं, उनमें से मुकेश चौहान जी आज इतने प्रसन्न हैं कि वो लगातार मैसेज कर रहे हैं और हम सब पढ़ नहीं पा रहे हैं। कश्मीर से फरीदा शोक मैम कह रही हैं बहुत शानदार और बधाइयाँ दे रही हैं शिवरात्रि की। उड़ीसा से हमारे साथ अशोक कुमार प्रधान जी जुड़े हैं, टेरी से रामाश्रय सिंह जी जुड़े हैं। सारे लोग बहुत बहुत इस कार्यक्रम को देख के अभिभूत हैं, गदगद हैं। तो मित्रों, आज का ये एपिसोड आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। 168वां एपिसोड आज था, और अगले बृहस्पतिवार को हम 169वें एपिसोड में होंगे, एक नए शिक्षक के साथ, एक नए सरकारी और असरकारी शिक्षक के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा हर एपिसोड कई किताबों के बराबर ज्ञान लिए हुए है। जैसे आज का एपिसोड लें, इतना लंबा अनुभव रवि जोशी जी का, पाकिस्तान के संस्मरण से लेकर के मैक्सिको और तमाम दुनिया भर के देशों के, जर्मनी के। जोशी जी आज नहीं रहे, जोशी जी जर्मन भाषा सीख रहे हैं, वो आपसे कुछ शायद बातचीत कर पाते जर्मन में, लेकिन आज वो इत्तेफाक से नहीं रहे। अच्छा। और जर्मन का ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं जोशी सर। बिल्कुल भाई साहब, तो दिल्ली के इतने शिक्षक हमारे साथ जुड़े, दिल्ली से, सिक्किम से, भूटान से, नेपाल से। और दिल्ली के तो एक से एक एंकर, वो आकाशवाणी के, और वो कवि, लेखक, स्पोर्ट्समैन और पेंटर्स भी, मतलब चित्रकार भी इतने जुड़े हैं। और आज मुझे लगता है कि हमारे शो को इतनी मजबूती मिली है आपके आने से। और उन सब 168 जो हमारे एपिसोड हुए, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। एक से एक कलाकार यहाँ पर आए, और विविधा में, बल्कि भट्ट जी आप बताएं, अगर कोई देखना चाहे तो कैसे देख पाएगा उन सब एपिसोड? जी, हमारे सारे एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर अपलोड हैं, और आप जब भी चाहें उन एपिसोड्स को देख सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं। सारे एपिसोड उसमें हैं, और ये आज का एपिसोड भी अब से कुछ देर बाद विविधा में अपलोड हो जाएगा। और जो लोग नहीं देख पाए आज का शो, उनको आप लोग दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, खासकर हेमंत सर का और रवि जोशी जी का बहुत आभारी हूँ। मुकेश बहुगुणा जी नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण हमारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके, आज वो 0 पर आउट हो गए, लेकिन हेमंदा 168 नॉट आउट चल रहे हैं अभी।
और रवि सर, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगी कि पहला जो हमारा इस शो का पहला एपिसोड था, पहला जी। रन ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर हमारे हेमंदा थे। अरे वाह, अरे वाह, और वाह। बहुत जबरदस्त वो हिट रहा, हजारों लोगों ने उसको देखा और वहीं से जो सिलसिला चला, 14 जून 2020 का वो दिन था, मुझे याद है। तब से जो सिलसिला चला, तो हेमंदा बड़ी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और देखिए कहीं भी जाते हैं तो हमसे जुड़ना नहीं बोलते। वाह। तो अगले बृहस्पति को फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। जी हेमंदा, कुछ कह रहे हैं? अगले बृहस्पति को फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए सरकारी और असरकारी शिक्षक के साथ। तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये, द टीचर्स शो है ये सरकार।